हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। हम बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने पढ़ा क्या कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल गया, यानी सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया। इसके बाद डिफरेंट प्लेसेस पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किए गए। ब्रिटिश ने देखा कि ये लोग इनकी पावर डेवलप हो रही है, तो ब्रिटिश ने ऑप्रेसिव एंड ब्रूटल वे अडॉप्ट किया। महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कार्ड ऑफ किया। इसके बदले क्या मिलता है? गांधी एडविन पैक्ट। महात्मा गांधी ने उसे भी ब्रेक कर दिया था। कब? सेकेंड राउंड टेबल में। तो इसके बाद जब दूसरी बार रीलॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जब रीलॉन्च होता है तो लोगों ने उसे कैसे देखा? हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट्स, कैसे देखा? लेकिन हम पहले ये तो बात कर लें कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही क्यों किए। तो सबसे पहले हम यही केवल देख लें, हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहां पर सिटीज में अलग स्टेशन था, अवध में अलग था, ट्राइब्स के अलग थे, जो स्वराज गार्डन्स था वर्कर्स के अलग थे। वैसे ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सभी का एक एस्पिरेशन था, सभी का कोई ना कोई आइडियल था, कोई ना कोई विचार था कि वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम अगर देखें तो यहां पर हमें मिलेंगे रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वुमेन्स, मुस्लिम्स, दलित्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी इतने ग्रुप्स हैं। हम इतने ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा हम कहां पढ़ेंगे? ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये रिच और पुअर पीजेंट्स। तो ये क्या करते थे? ये फार्मिंग करते थे। रिच का मतलब है इनके पास लैंड थी, पुअर का मतलब है ये टीनेट्स थे, यानी किराए पे लैंड लेते थे लैंडलॉर्ड से, और उस पे वो फार्मिंग करते थे। तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो फूड प्राइसेस क्या होती हैं? फॉल होती हैं। रेवेन्यू पे करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। तो इन्हें लगा था कि जो हमारा लॉस हुआ है एट ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो उसकी वजह से हम ये मूवमेंट्स चलाएंगे तो हमारे लॉस की रिकवरी होगी, मींस प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। साथ में ये चाहते थे कि जो टैक्स है वो टैक्स की डिमांड जो कर रही गवर्नमेंट, वो टैक्स की डिमांड ना करे। अब पुअर तो उससे भी बदतर कंडीशन में थे। क्यों? क्योंकि ये तो लैंड से टीनेट्स लिए थे ना, रेंट पे लैंड रखे थे, ये टीनेट्स थे, तो रेंट पे ये लैंड रखे थे, लैंड लॉर्ड्स थे। तो ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे जो मिलिटेंट मूवमेंट्स चल रहे थे, उन मिलिटेंट मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया था, मींस रेडिकल मूवमेंट्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब पहले हम रिच की बात करते हैं। रिच पीजेंट्स participated in Uttar Pradesh and गुजरात। उत्तर प्रदेश और गुजरात की, गुजरात से पाटीदार थी, उत्तर प्रदेश जाट। यहां पर
जाट और पाटीदार एक्टिव थे। क्यों एक्टिव थे? ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन the falling prices and could not pay the revenue to the government demand। अब ये बड़े जो जितने भी रिच पीजेंट्स होते हैं या फिर जो बड़े पीजेंट्स होते हैं, तो इनकी फार्मिंग के स्टेप्स या मेथड्स अलग होते हैं। हो सकता है वो कॉमर्शियल, और यहाँ पे जो पाटीदार थे और जो जाट थे ये कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे थे। तो जब ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो इसकी वजह से फूड प्राइसेस क्या हो गई थी? गिर गई थी। तो ट्रेड इनका क्या हुआ था? इफेक्ट हुआ था। तो ये जो रेवेन्यू थी उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे। दे वांट टू रिड्यूस द रेवेन्यू। अब जब पे नहीं कर पाएंगे तो ये यही चाहते थे कि रेवेन्यू जो है इसे क्या किया जाए? रिड्यूस कर दिया जाए। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, वैसे ये बहुत सारी नंबर्स में डिफरेंट रीजन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आल्सो दे बायकॉटेड हुज वर अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साथ में इन्होंने ऐसे अपने मेंबर्स को बायकॉट किया था, यानी साथ के जो पीजेंट्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, इन्होंने उनका क्या किया था? बायकॉट किया था। व्हेन महात्मा गांधी called off the civil disobedience movement, without revised the prices or revenue। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया, और किस वजह से? कि प्राइसेस रिवाइज होंगी, इसी वजह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यानी जो इन्होंने लॉस हुआ है ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो अर्निंग होगी, प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, केवल कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा बाय द गांधी इरविन एक्ट। तो ये क्या हो गए? पूरी तरह से डिसअपॉइंट होते हैं। और फिर महात्मा गांधी रिलॉन्च, व्हेन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, they were refused the movement। उनमें से बहुत सारों ने क्या किया? बायकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस जो था, हम केवल इसीलिए पार्टिसिपेट किए थे कि जो हमारे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से हमारा लॉस हुआ है, वो लॉस कैसे रिकवर होगा? प्राइसेस को रिवाइज किया जाएगा। प्राइसेस रिवाइज नहीं हुई, रेवेन्यू कम नहीं किया गया। इस वजह से जब महात्मा गांधी ने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया, तो दे वर रिफ्यूज द मूवमेंट। उन्होंने मूवमेंट को क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। ये तो रिच की प्रॉब्लम हो गई। अब पुअर पे आते हैं। पुअर पीजेंट्स रिच पीजेंट्स क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे की जा रही है वो रिड्यूस हो। सेम पुअर पीजेंट्स भी चाहते थे कि द डिमांड ऑफ रेवेन्यू वर रिड्यूस। स्मॉल टिनैट्स थे,
अब ये कहां फार्मिंग करते थे? दे वर कल्टिवेटिंग लैंड they had rented from landlords। यानी इसमें से कुछ इतने ज्यादा गरीब थे कि वो लैंडलॉर्ड से जमीन को रेंट पे लिए थे और उन्हें दो तरीके का टैक्स देना पड़ रहा है। एक तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, falling prices of the agricultural goods, incomes were reduced। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो स्मॉल पीजेंट्स थे या स्मॉल टीनेट्स थे, पुअर पीजेंट्री जो थी, इनकी प्राइसेस एग्रीकल्चर क्या होती हैं? गिर जाती हैं। साथ में इनकी इनकम क्या हुई? रिड्यूस हो गई। जब इनकम रिड्यूस हुई तो इनके लिए दो समस्याएं, एक तो इनको लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना है, दूसरा गवर्नमेंट को क्या देना था? गवर्नमेंट को रेवेन्यू देनी थी। इस वजह से इन्होंने दे पार्टिसिपेटेड इन रेडिकल्स एंड मिलिटेंट मूवमेंट। ये रेडिकल और मिलिटेंट मूवमेंट्स में भी कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहे थे। पीजेंट्स की क्या डिमांड थी? पीजेंट्स डिमांडेड द रेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड। पूरी तरह से क्या कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए। क्यों माफ किया जाए? उसकी वजह थी सामने, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से गुड एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस क्या होती है? फॉल होती हैं, उनकी इनकम रिड्यूस होती है। और साथ में उन्हें वो पहले से डिमांड कर चुके थे कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है उस रेवेन्यू को भी रिड्यूस किया जाए। फिर इन्होंने डिमांड ये भी किया कि जो लैंडलॉर्ड्स को हम रेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम हो नहीं रही, तो उस रेंट को भी क्या किया जाए? पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। इस वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने बिना प्राइसेस या फिर इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किए, मूवमेंट को कार्ड ऑफ किया, इस वजह से पुअर पीजेंट्स के भी रिलेशन कांग्रेस और महात्मा गांधी के साथ क्या हो जाते हैं? अनसर्टेन हो जाते हैं। थोड़ा सा वहां क्या होता है? पूरी तरह से ब्रेक होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने तुम पे ट्रस्ट किया था और तुमने हमें क्या किया? धोखा दे दिया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास बिजनेस करेगा। तो अब देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम मोर पावरफुल। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खूब पैसा कमाया बिजनेसमैन ने। जैसे इसमें लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अगर किसी ने पैसा कमाया तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहे जिस चीज के हो, उनका घाटा नहीं हुआ, क्योंकि हमने खाना बंद नहीं किया, हमने कपड़े पहनने नहीं बंद किए। वैसे ही ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने खूब पैसा अर्न किया। किससे? बताएंगे। उसका रीजन यही है कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही थी, लेकिन वॉर की वजह से एक ऑर्डर मिला, ऑर्डर की वजह से सारी क्या हो गई? प्रॉफिट में हो गई। ठीक। फिर दे रिएक्टेड अगेंस्ट द
colonial policies which restricted expanding the business, अब इनका प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए कॉलोनियल पॉलिसीज इनका क्या करने लगे, अपोज करने लगे। क्यों? क्योंकि अभी अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो वो उनको क्या किए हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, पूरी तरह से रोक लगाए हुए हैं। दे वांट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। इसके अलावा ये चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स है उससे हमको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि फॉरेन गुड्स अगर कम से कम आएगा तो हमारे गुड्स ज्यादा बिकेंगे। दे डिमांडेड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो would discourage imports of foreign goods। साथ में इन्हें यह भी लगता था कि अगर हम फॉरेन रुपीज और स्टर्लिंग का जो रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, इसको हम चेंज कर दें तो वहां से जो गुड्स आएंगे, फॉरेन गुड्स, वो महंगे आएंगे, और जब महंगे आएंगे तो हमारा बिकेगा, क्योंकि हमारा उनके कंपेरिजन में चीपली था। अब इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया 1920 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। इन 1927 they formed FICCI, Federation of the Indians and Chamber of Commerce and Industries। यानी बिजनेस के लिए पहले इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जबकि 1927 में इन्होंने फिक्की फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया? ताकि ये केवल बिजनेस पे कंसंट्रेट करें, केवल बिजनेस पे कंसंट्रेट करें, और इसके लिए साथ में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खूब पार्टिसिपेट किया। इन्होंने खूब फंड भी दिया। फंड क्यों दिया? जैसे हमारी जो बिजनेस क्लासेस हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड क्यों देती है? फंड इसीलिए देती हैं कि तब जब सरकार बने तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट देंगे, पॉलिसी हमारे लिए बनाएंगे। तो वही यहाँ पर भी बिजनेस ग्रुप्स ने क्या किया था, चाहे जेडी बिरला हो या फिर पुरुषोत्तम दास हो, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया और पूरी तरह से कॉलोनियल जो रूल था उसको अपोज किया। अब यहाँ पे आता है कि जब इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो इनका क्या एम था? इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट का एक एम था कि जो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट है ये बंद हो जाए, स्टर्लिंग रेशियो होगा तो इंपोर्ट अपने आप फॉरेन गुड्स का बंद हो जाएगा, और जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं ये पूरी तरह से बदल जाएंगी, जिससे हम क्या करें, अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, एक्सपेंड कर सके। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, पावरफुल बन चुके हैं, और जब एक बार किसी का बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो वो चाहता है कि उसका बिजनेस लगातार ग्रो करता रहे। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होते हैं, कार्ड ऑफ होते हैं। पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कार्ड ऑफ होता है, फिर जो छोटी बात रहती है यानी कि आखिरी होप इनकी, वो राउंड टेबल रहती है। सेकेंड राउंड टेबल जैसे ही फेल्ड होता है, इनकी सारी होप क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। साथ में जो कांग्रेस थी उसमें जो यूथ थे वो यूथ क्या चाह रहे थे, सोशलिज्म, यानी कि ये
बिजनेस ग्रुप था, पैसा कुछ लोगों के पास रहेगा, लेकिन जो सोशलिज्म थे, यूथ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, दे वांट सोशलिज्म, तो ये उससे भी डरे हुए थे। इसलिए जब रिलैप्स होता है तो इनकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट से ही हम आएंगे इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबसे पहले इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या चाहते थे? अगर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर की कहानी लो तो वहां पे उनके वेज क्या थे, कम थे, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर थी। तो ये यही चाहते थे कि सबसे पहले द वेज ऑफ वर्कर्स वुड बी इंक्रीज्ड। दूसरा, द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स वुड बी इम्प्रूव्ड। सबसे पहले तो इनकी यही डिमांड थी, इसी वजह से पार्टिसिपेट किए थे। फिर इन्होंने अपने को बायकॉट में भी शामिल कर लिया था, बायकॉट द गुड्स। ये इसमें पूरी तरह से शामिल हो चुके थे कि जो फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है उसको ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए थे। ओनली इन नागपुर रीजन द इंडस्ट्रियल वर्कर were participated in the movement। केवल जो नागपुर रीजन था वहीं के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही क्या हुए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए थे। उसकी वजह थी कि when the business groups came to close of the कांग्रेस, जैसे जैसे बिजनेस ग्रुप साथ आ रही थी तो पुअर्स को तुरंत वर्कर्स को लगने लगा कि जब बिजनेस ग्रुप उनके साथ है तो जाहिर सी बात है हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो कांग्रेस हमारे लिए वर्क नहीं करेगी। उनको पहले लगने लगा था, इसीलिए वो पहले से ही दूर होने लगे थे। लेकिन फिर भी नागपुर रीजन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन 1930 रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक्स, 1930 छोटा नागपुर, 10 माइंस वर्कर्स स्ट्राइक, and 1932 डॉक वर्कर्स स्ट्राइक। इसके अलावा इन्होंने 1930 में जब रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक होती है, 1930 में ही जो छोटा नागपुर टिन माइंस की स्ट्राइक होती है, 1932 में डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक होती है, यहाँ पे दे वो द गांधीयन कैप एंड आल्सो बायकॉटेड दे वर द कैंपेन एंड दे वर द पार्ट्स ऑफ द बायकॉट कैंपेन। जो भी बायकॉट कैंपेन से चल रहे थे, चाहे वो फॉरेन गुड्स का हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हो, उसमें वो बाकायदा पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन जैसे जैसे द बिजनेस ग्रुप्स केम टुगेदर टू कांग्रेस, जैसे से कांग्रेस के करीब आ रही थी, दे वर डाइवर्टेड और दे वर अलूफ, वो अपने को उनसे दूर करने लगे थे। साथ में कांग्रेस को ऐसा लगता था कि इफ वी एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ वर्कर्स, अगर हम वर्कर्स की डिमांड को एक्सेप्ट करें, देन द बिजनेस क्लास, द इंडस्ट्रियलिस्ट अवे फ्रॉम कांग्रेस, वो कांग्रेस से दूर हो जाएंगे। वुमेन्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्टिसिपेट किया। साथ में वे महात्मा गांधी स्टे आफ्टर 10 miles in a day, then the women came and joined Mahatma Gandhi
the women's participated in the civil disobedience movement they boycott the goods, burn the foreign clothes, broke salt law, the rich caste women's from towns participated in the movement. The rich peasants family women's participated in the movements. After the call of Mahatma Gandhi, they began to service to the nation as sacred duty. वुमेन्स का रोल क्या था? वुमेन्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया था? वुमेन्स जब महात्मा गांधी ने कॉल किया यानी उनको एड्रेस किया तो उन्होंने एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खूब ह्यूज नंबर से पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने बायकॉट द फॉरेन गुड्स, बर्न द फॉरेन क्लॉथ्स, ब्रोक द सॉल्ट लॉ। शहर में इन द टाउन्स कौन पार्टिसिपेट किया था? केवल रिच कास्ट वुमेन्स, जो ऊंची जात की औरतें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इन द रूरल एरियाज यानी कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट्स थे, जो समृद्ध किसान थे, उन घरों की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी ने जब कॉल किया कि तुम्हें देश को सर्विस देना तुम्हारी क्या है, सबसे बड़ी ड्यूटी है, नेशन की सर्विस देना अ सेक्रेड ड्यूटी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट चेंजेस वर नॉट एट अ सडन, ऐसा नहीं था कि वुमेन की कंडीशन क्या हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि केयर ऑफ द होम, फैमिलीज, वाइफ, चिल्ड्रेंस, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि घर के काम धाम करना, बच्चों को संभालना, चौका बासन करना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं तो महात्मा गांधी ने एड्रेस किया, वुमेन्स आ गई, लेकिन साथ में उन्होंने कैसे किया कि तुम देश के बाद घर की सेवा करो, बच्चों की एज अ मदर, एज अ वाइफ उनकी केयर करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से कांग्रेस वर रिलुक्टेंट टू द वुमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लगातार कांग्रेस क्या थी, उसे वुमेन्स को कोई बड़ी पोस्ट वुमेन्स को अपॉइंट करने में डर लग रहा था, लगातार वो हेजिटेट कर रही थी। ये हो गया कि इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया था, वुमेन ने किया था ताकि उनकी कुछ कंडीशंस इंप्रूव होंगी, कुछ चेंजेस होंगे लाइफ में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिच चाहते थे कि जो टैक्स है वो कम हो जाए, पुअर चाहते थे टैक्स तो कम हो ही, जो रेंट है वो पूरी तरह से लिमिटेड हो जाए। इंडस्ट्रीज चाहते थे कि जो कॉलोनियल रूल्स हैं उनकी पॉलिसीज पूरी तरह से खत्म हो ताकि हम अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकें। इंडस्ट्रियल वर्कर वेजेस बढ़ जाए, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो। वुमेन चाहते थे कि उनकी कंडीशन पॉलिटिकली एंड सोशली जो है वो इंप्रूव हो। अब मुस्लिम्स एंड दलित्स, इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिमिट में क्यों थे। ये तो थे, लेकिन जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है तो ये लिमिट में क्यों थे, यानी कहीं कहीं पे थे, नहीं तो नहीं थे। ये लोग तो बाकायदा पार्टिसिपेट किए थे, री लॉन्च में ये लोग नहीं आए थे।
ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसे हम पढ़ेंगे द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।